सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को विषय देखकर निश्चित रूप से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी होने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ, पिघलने का डर मुझे नहीं। आपका हाल अलग है, आप ढेले की तरह बिखर जाओगे। किससे कहते हैं बाबा साहब? ये बात किससे कहते हैं कि आप ढेले की तरह बिखर जाओगे? और अपने बारे में बाबा साहब कहते हैं कि मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ, पिघलने का डर मुझे बिल्कुल नहीं है। सम्मानित साथियों, आज का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का जो बाबा साहब ने दिया था 24-25 अप्रैल को संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 5वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। अक्सर हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने आगरा में ऐसा कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। क्या हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिए गए भाषण को याद नहीं करना चाहिए? जरूर याद करना चाहिए कि बाबा साहब ने लखनऊ में क्या कुछ कहा था। तो आज का ये क्रांतिकारी ऐतिहासिक भाषण बाबा साहब का जानने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। और सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 78 से 81 तक पहले भाग के रूप में। आइए, क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं उस बारे में बताने से पहले कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है उस संबंध में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 5वां अधिवेशन 24-25 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित किया गया था। पिछले वर्ष इसी जगह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से राजनीतिक अधिकार पर मोहर लगाने के लिए और मनुष्यों की समानता के तथ्य को सार्वजनिक करने के लिए सत्याग्रह किया गया था। 2000 से अधिक दलित महिला और पुरुषों ने इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। लखनऊ में उन सबको गिरफ्तार कर कारागार में रखा गया था। संयुक्त प्रांत की अस्पृश्य जनता का ये बहुत बड़ा त्याग था। संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, उत्तर प्रदेश। सम्मानित साथियों, पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था और इसे आगे चलकर उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया गया। संक्षेप में तब भी यूपी कहते थे क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात यूपी, और अब उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के नाम से जानते हैं। सत्याग्रह से मुक्त हुए महिला और पुरुषों की अब तक केवल एकमात्र भावनापूर्ण इच्छा थी कि दलितों को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले निर्भय नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन हो और जीवन को पवित्र करने वाला उनका उपदेश सुनने का पुण्य मिले। उनकी उसी इच्छा और कोशिश के फलस्वरूप लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हो रहा था। उनका ये भाषण निसंदेह अस्पृश्यों के आंदोलन में मील का पत्थर है। आयुष्मान गया प्रसाद संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कोशिश से तथा बाल गोविंद कन्हैया लाल सोनकर, चौधरी बुद्धदेव और मेवालाल सोनकर के सहयोग से अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 1 लाख से अधिक दलित समुदाय उपस्थित थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राजभोज भी उपस्थित थे। आयुष्मान गोपीचंद बिप्पल, प्रेसिडेंट संयुक्त प्रांत समता सैनिक दल, आयुष्मान तिलक चंद्र कुरील, प्रेसिडेंट संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वहाँ के मुख्य संगठनकर्ता और आधार स्तंभ हैं। इस अधिवेशन को विशिष्ट कहने की 2 वजह हैं। पहली वजह ये कि इस अधिवेशन के जरिए दुनिया के सामने ये बात आ गई कि कांग्रेस सरकार में अभी भी अस्पृश्यों के साथ ढाए जा रहे जुल्मों पर रोक नहीं लगी है और कांग्रेस अस्पृश्यों के प्रति गदगद प्रेम का ढिंढोरा पीट कर मूर्ख बना रही है। दूसरी वजह यह है कि देश को प्रगति कारक नीति की ओर ले जाते वक्त अत्यंत हीन स्थिति में रह रहे अस्पृश्य समाज की उन्नति के लिए जो बातें करनी आवश्यक हैं वे करने से दलित फेडरेशन कभी चूकेगा नहीं, ये साबित हो चुका है। रविवार दिनांक 25 अप्रैल 1948 के दिन इस अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा अब हम आपके समक्ष रखते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस में शामिल होने से अपना कुछ हित साध्य होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। दिनों दिन कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, समाजवादी उससे अलग हुए, इसलिए वह अधिक दुर्बल हुई है।
ऐसे समय इन दोनों पार्टियों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर अपनी पार्टी का अलग अस्तित्व बनाए रखते हुए जो पार्टी हमारी शर्तें मानेंगी उनके साथ सहयोग कर हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे गठबंधन का एक इशारा बाबा साहब ने कर दिया है। सत्ता सामाजिक प्रगति का अचूक नुस्खा है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। कांग्रेस में जाकर पिछड़ी जातियों का सत्ता हासिल करना असंभव है। वह एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारा उसमें प्रवेश करना महासागर में बूंद डालने जैसा होगा। उस संस्था में शामिल होकर हमारी उन्नति नहीं होगी। कांग्रेस अगर अलग अलग गुटों में विभाजित हुई तो हम अपने उद्धार की उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस में हम अगर प्रवेश करें तो हमारे दुश्मनों की ताकत बढ़ेगी। आज कांग्रेस की हालत आग लगे घर की जैसी हुई है, उसमें प्रवेश कर हम जलकर भस्म हो जाएंगे। ये 1948 का भाषण है सम्मानित साथियों। अगले 2 सालों में कांग्रेस का विनाश हुआ तो उसमें मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। आज समाजवादियों ने कांग्रेस से विदा ले ली है, इस कारण निश्चित रूप से कांग्रेस की ताकत कम होने वाली है। ऐसे वक्त हमें अपनी ताकत अलग संगठन खड़ा कर तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े होने में खर्च करनी होगी। कांग्रेस अथवा समाजवादी में से किसी एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला तो वे हमारे वोटों की भीख मांगने आएंगे। ऐसे समय अपना समर्थन देने के लिए हम अपनी शर्तें रखकर सत्ता में संतुलन बना सकते हैं। सामान्य साथियों, आप महसूस कर रहे होंगे बाबा साहब किस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं कि जो उस समय परिस्थितियां घटित हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी से समाजवादियों ने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया है। ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि समाजवादी लोग भी हमारे पास आएंगे और कांग्रेस के लोग भी हमारे पास आएंगे, और जब ये लोग आएंगे तो हमें निश्चित रूप से अपनी शर्तें तैयार रखनी होंगी ताकि हम सत्ता संतुलन बना सकें, सत्ता में संतुलन बना सकें। जब गठबंधन की बात होती है तब निश्चित है कि जो स्वाभिमानी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो बिना शर्त के शामिल गठबंधन में कभी नहीं होते। उनकी शर्तें यदि मानी जाती तो वो निश्चित रूप से गठबंधन का हिस्सा होते, और यही बात यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं। यानी कि अब हम प्रश्न ये करना चाहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कि वर्तमान परिदृश्य में, पूरे परिदृश्य में इस समय भी गठबंधन की राजनीति पूरे देश में, प्रदेशों में चल रही है। हर चुनाव में आपको कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई दिखाई देती है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 गतिमान है, और 1948 में बाबा साहब की जो स्थिति बाबा साहब जो यहाँ बयां कर रहे हैं, वर्तमान में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, आप विश्लेषण करना जानते हैं, करते हैं, तो अपने विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सम्मानित साथियों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाबा साहब कहते हैं, करीब 12 साल पूर्व लोथियन समिति के सदस्य के तौर पर हम लखनऊ आए थे। यहाँ के एक्सप्रेसों में उस वक्त से राजनीतिक जागरूकता अधिक हुई है, ये देखकर मुझे खुशी होती है। पिछले साल संयुक्त प्रांत में एक्सप्रेसों द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन का मैं गर्व के साथ जिक्र करता हूँ। उस आंदोलन में हिस्सा लेकर जिन्होंने तकलीफ और पीड़ा सही, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। एक बात आपके ध्यान में आई होगी कि किसी बात को साधने का निश्चय जब हम करते हैं और उसके लिए सभी कोशिशें करने पर उतारू हो जाते हैं, तब राह में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति सहजता से कर सकते हैं। मेरे कांग्रेस सरकार में शामिल होने से मेरे कई अनुयायी थोड़े बौखला गए हैं। उनके मन की आशंकाएं दूर करने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं। ये कोई कांग्रेस की गुलामी नहीं है, बल्कि संसद में जाकर अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मैं कर रहा हूं। अपनी घोषणा के अनुरूप यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, अस्पृश्य आदि को सत्ता सौंपकर अंग्रेज यहाँ से निकल नहीं गए हैं। शिमला परिषद में भी वायसराय ने घोषणा की थी कि केवल कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी जाएगी। 1946 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने प्राथमिक चुनाव जीते थे। विरोधियों को पूरी तरह परास्त करने के कारण फेडरेशन का प्रतिनिधि स्वरूप स्थापित हो चुका था, लेकिन बाद में अंग्रेज अपना दिया हुआ वचन मानने से मुकर गए।
उन्होंने हिंदू मुस्लिम और सिखों के हाथ सत्ता सौंपने का निर्णय लिया। अपने राजनीतिक आंदोलन का वह बड़ा ही विचित्र दौर था। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था, आशा की एक किरण भी नज़र कहीं नहीं आ रही थी। मेरे सिर पर अपने लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में मैं उन्हें किसी भी रास्ते ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हालात का सही आकलन होने तक इंतजार करने का निर्णय मैंने लिया। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि 25 सालों तक आपने कांग्रेस से टक्कर ली और अब ऐन वक्त पर आपको सांप क्यों सूख गया? चुप रहने की नीति आपने अब क्यों अपनाई है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लड़ाई की नीति हमेशा काम नहीं आती। कई बार दूसरी नीति अपनाना जरूरी हो जाता है। अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया और कई दगाबाज हमारे बीच भी थे। इतनी बड़ी संस्था के साथ लड़ना उस वक्त ठीक नहीं होता। इसके बाद सुलह का रास्ता ही बचता है। सामान्य साथियों, वर्तमान में भी हमारा अपना जो राजनीतिक दल है, कई बार लोग उन पर प्रश्न उठाते हैं कि उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। हालांकि ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लगातार अपनी प्रतिक्रिया वहां से आती रहती है। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। बावजूद इसके इस तरह का आरोप जब लगता है तो हम साम्यता के साथ बाबा साहब के स्पीच को और वर्तमान परिदृश्य के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि हमें कई अधिकार मिले हुए हैं। हमें जितना चाहिए था उतना हमारी झोली में भले न आया हो, हमने काफ़ी बातें हासिल कर ली हैं। विधानसभा में और नौकरियों में हमें आरक्षण मिला है। इससे हमारा उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का अवसर हमें मिला है। हमारी लगभग सभी मांगें मान ली गई हैं। अलग चुनाव क्षेत्र की मांग मंजूर नहीं हुई है। अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा की गई इस मांग को भी अस्वीकार किया गया है। इसलिए इस बारे में हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय कांग्रेस के साथ लड़ाई मोल लेने का बिल्कुल नहीं है। सहयोग और समझौते की राह से ही जितना हो सकेगा हमें हासिल कर लेना चाहिए। मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूं, लेकिन कांग्रेस का सदस्य नहीं बना। सामान्य साथियों, ये बहुत बड़ा कोटेशन है। ये बाबा साहब जब भारत, चूँकि 1945 बाबा साहब ये बात कहते हैं 1948 में, और हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तब बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में बनते हैं। तभी बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूं, अंतरिम सरकार में शामिल हुआ हूं। आपको मालूम है पहला जो सार्वजनिक चुनाव है वो 1952 में होता है। इस बीच जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में यहाँ शपथ ले चुके हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूं, लेकिन कांग्रेस का सदस्य नहीं बना हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए मुझे कांग्रेस की तरफ से आमंत्रित किया गया और मैं बिना किसी शर्त के कांग्रेस सरकार में शामिल हुआ हूं। पत्थर की तरह कड़ा होने के कारण मुझे पानी में अपने पिघल जाने का डर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कांग्रेस सरकार में शामिल होने के बावजूद मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन आपकी स्थिति कुछ अलग है। पानी में गिरे ढेले की तरह आप घुल जाएंगे, वहाँ रहना मुश्किल है। ऐसा महसूस होने पर मैं कभी भी वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात अपनी वैचारिकी को लेकर कह दी है। वैचारिकी ऐसी कि बाबा साहब किसी राजनीतिक दल में क्यों न रहें, लेकिन वो उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सोच है, आपको मालूम है 1942 से 1946 तक 5 साल लगभग बाबा साहब अंग्रेज़ों के वायसराय काउंसिल में भी लेबर मिनिस्टर के रूप में रहे। लेकिन उस दौरान भी बाबा साहब ने अंग्रेज़ों को अपने दबाव में भी कई बार लेते रहे और उस दौरान हमारे समाज के लिए बहुत कुछ बाबा साहब ने किया। कई वीडियोज में हमने ये बताया कि उस दौरान बाबा साहब ने क्या कुछ समाज के लिए किया, मजदूरों के लिए क्या कुछ किया, किसानों के लिए क्या कुछ किया। ये सारी बातें हमने वहाँ पर बताई हैं। तो सामान्य साथियों, यहाँ पर बाबा साहब इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं कि हम कहीं भी किसी राजनीतिक दल में क्यों न रहें, लेकिन हम अपनी वैचारिकी, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। आपने क्या ऐसा महसूस किया है कि भारत देश के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल है? एक बार घूम फिरकर वही क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ऐसा राष्ट्रीय दल है क्या जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर
बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सामान्य साथियों, उस विचारधारा को जो बाबा साहब की विचारधारा थी, सिद्धांत थे, वो पार्टी, वो राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करती। और जब कभी बातचीत होती है तो बड़े निश्चित रूप से एक स्वाभिमान तरीके से, मतलब स्वाभिमान को गिरवी रखकर कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं करती। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, हम आपके कलम से जानना चाहते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि आज राजनीति में अपने लोगों का होना आवश्यक हो गया है। अच्छे कानून से धोखे की संभावना नहीं होती, ये बात सच है, लेकिन अच्छे कानून को लागू करते वक्त धूर्तता बरती जाने की संभावना होती है। कानून लागू करते वक्त अस्पृश्यों के खिलाफ गलत बर्ताव की परंपरा रखने वालों के हाथ अगर अधिकार हों तो अपने भविष्य के लिए ये बात बुरी साबित हो सकती है। जबरदस्ती परिश्रम कराने को कानून की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन जमींदार ऐसी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। कई जगहों पर अत्याचारी लोगों के रिश्तेदार अधिकार के पदों पर नियुक्त हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ अस्पृश्यों द्वारा दी गई अर्जियां भी ये अधिकारी दबा देते हैं। अधिकार के इन पदों पर अगर अस्पृश्य लोग होते तो अपने बांधुओं के हकों की वे जरूर रक्षा करते। मैंने अगर कांग्रेस में प्रवेश करने का निर्णय लिया है तो उसकी सार्वजनिक घोषणा करूंगा। उसमें अगर अस्पृश्यों के हित की बात हो तो मैं आपको भी वही करने की सलाह दूंगा, लेकिन जब तक मैं आपको खुलेआम कांग्रेस में जाने का आह्वान नहीं करता तब तक आप कांग्रेस में ना जाएं। इस संबोधन के साथ डॉक्टर बाबा साहब ने अपना भाषण समाप्त किया। सामान्य साथियों, आज का ये स्पीच बहुत क्रांतिकारी था। बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर बाबा साहब का ये स्पीच बेहद अनुसरण करने योग्य है और हम सभी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलें। इसी बात के साथ आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि सत्ता अचूक नुस्खा है। किस बात का अचूक नुस्खा है ये आप जरूर बताएं सम्मानित साथियों कमेंट सेक्शन में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा कि पत्थर की तरह कड़ा होने के कारण मुझे पानी में अपने पिघल जाने का डर नहीं है? ऐसा क्यों बाबा साहब ने कहा, इस संदर्भ में अपना जवाब जरूर दीजिए। दूसरा भाग लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ बिहार। प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज़ नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।